करें स्टार्ट? क्या पढ़ने वाले अपन आज? हाँ, पहले तो कॉपी बंद कर लो, कोई जरूरत ही नहीं है कॉपी की। केवल आज के लेक्चर में मैं बोलूंगा और आप सुनोगे, फिर बाद में आप बोलोगे और मैं सुनूंगा। करेक्ट है मेरे क्वेश्चन के बेसिस पे? तो करूं फिर मैं स्टार्ट? चलो ठीक है। बेसिकली आज हम कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ने वाले हैं। हम क्या करने वाले पता है आज? क्या करने वाले हैं हम आज? केवल वहां लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, करेक्ट है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? पहली बात तो ये समझने वाली बात है, पता नहीं कितना लोग समझते हैं, मुझे नहीं पता, आप लोगों का भी पर्सनली तो नहीं पता, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आई एम नॉट टॉकिंग फॉर योर एग्जाम, बट फ्रॉम प्रैक्टिकल एंगल एंड फॉर योर कैरियर पर्सपेक्टिव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर इस बात पे अब आपको विश्वास ना हो तो अब आईसीआई के न्यू सिलेबस को देख सकते हैं। आईसीआई के न्यू सिलेबस में अगर आप समझेंगे तो फर्स्ट ग्रुप के अकाउंट्स के पेपर में 50 to 60 मार्क्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एडवांस अकाउंट के पेपर में अगेन 50 मार्क्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सीए फाइनल 60 मार्क्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एफआर पेपर सेकंड ग्रुप में 100 मार्क आईएफआरएस। मतलब सीए फाइनल में अगर हम इफेक्टिवली देखें तो आउट ऑफ 200 मार्क्स अकाउंट पेपर 160 बिलोंग्स टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आईपीसीसी में हम देखें तो आउट ऑफ 200 मार्क्स पेपर 100 मार्क बिलोंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लॉट ऑफ स्टूपिड चैप्टर्स हैज बीन डन अवे फ्रॉम द आईपीसीसी सिलेबस एज वेल एज इन सीए फाइनल सिलेबस, जिनकी बेसिकली देखा जाए तो कोई ज्यादा यूटिलिटी नहीं थी और ज्यादा का सारा सिलेबस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भर दिया गया है। रीजन, क्योंकि अभी लेटेस्ट में जब कोई भी सीए साहब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां रिक्वायरमेंट होती है एएस के नॉलेज की, और यहाँ पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस तो दूर की बात है, इंडियन गेप के बारे में भी लोगों को नहीं पता होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम, एग्जाम में जो आना है नहीं आना है वो अलग बात है, बट वेन एवर यू विल बी फेसिंग एनी इंटरव्यू फॉर योर आर्टिकलशिप इन गुड फॉर्म और अदरवाइज आफ्टर पासिंग आउट सीए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज वेरी मच इंपॉर्टेंस, करेक्ट है? तो उस बैकड्रॉप पे वी विल स्टार्ट टुडे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या। आप कितने ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लो, आप जितना फर्स्ट ग्रुप का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लो, सेकंड ग्रुप का पढ़ लो, लेकिन सबसे पहले शायद ये बात हमें पता होनी जरूरी है कि एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या है। सबसे पहली बात यही है कि मुझे ये तो पता हो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंस है। एक बात बताइए, वेन एवर यू बाय एनीथिंग, जब भी आप अपना पैसा लगाने की बात करते हैं तो क्या डेफिनेटली यू रिलाई ऑन द फीचर्स एंड व्हाट आर द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द डॉक्यूमेंट? ऐसे ही होता है ना। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल आज की डेट में एक लैपटॉप परचेज करते हो, अब उसमें कहा जाता है कि उसमें 4 GB रैम है, उसमें 1 TB हार्ड डिस्क है, तो मुझे एक बात बताओ, जो लिखा है उसको मान लोगे ना कि यार तुम्हारे पास इतनी टेक्निकल नॉलेज है कि यू कैन अंडरस्टूड? क्या तुम समझ सकते हो? नहीं। अगर लिखा है तो तुम क्या मानते हो कि होगा? मतलब शायद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन भी डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन के आधार पे एक यूजर या बायर अपना पैसा लगाने वाला है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहली बात तो ऑथेंटिकेट होनी चाहिए। अगर वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकेट नहीं होगी तो शायद गलत इंफॉर्मेशन के आधार पे लिया गया निर्णय भी गलत ही हो जाएगा, करेक्ट है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का ऑब्जेक्टिव, हमारा जो साफ ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमारे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एरर फ्री बनाना है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाना है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसा बनाना है कि वो हमारे कंपनी के जो भी ट्रांजैक्शन है उनके सब्सटेंस के बारे में हमारे यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिपोर्ट कर सके। मतलब मैं अगर साफ तौर से कहूं तो भलाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ आईसीआई है, भलाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई कंपनी करती है अकाउंटिंग के पर्पज से, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव उनके लिए है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करके किसी भी अपना जेब का पैसा कंपनी के पास लगाते हैं। क्योंकि अगर गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर अगर वो गलत डिसीजन लेंगे तो उनका पैसा डूबेगा।
तो उस बेसिस पे बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम बताना चालू ना कर देना, AS1 AS2 AS3 AS4। है क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, किन किन बातों को के लिए इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो पढ़िए जरा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, in order to ensure transparency, consistency, comparability, adequacy and reliability of financial reporting, it is essential to standardize the accounting principle and policies। 5 ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का होना जरूरी है। कितने ऑब्जेक्टिव बोलो? 5। 5 ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का होना जरूरी है। और वो 5 जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? सबसे पहला है ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना। ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने का मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ होता है उस ट्रांजैक्शन को सही तरीके से पेश किया जाए, ताकि किसी भी तरीके से, किसी भी कारण से या किसी भी तरीके से हम इंफॉर्मेशन को मिसलीड ना कर पाए। अगर 100 का लॉस है तो 100 का लॉस दिखे, अगर 500 का प्रॉफिट है तो 500 का प्रॉफिट दिखे। तो अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्टिव की अचीव की प्राप्ति के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डेवलप किया जाना काफी इंपॉर्टेंट है। शायद अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप नहीं होंगे तो हो सकता है कि कंपनियां अपने अपने तरीके से अकाउंटिंग करके ट्रांसपेरेंसी को साइड में कर दें। जब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात होती है, जब भी ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंस ऑलवेज होगी, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बताएंगे कि किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाए। जब आप किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके रिकॉर्ड करोगे तो ये बात तय हो जाएगी कि किसी रिपोर्टिंग में किसी प्रकार की गलती नहीं है। तो सबसे पहला जो टास्क है वो बोलो क्या है? ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के बाद अगला जो है वो बोलो क्या है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है? क्यों इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी? जैसे एक बच्चा कभी होमवर्क करता है, कभी नहीं करता, एक दिन करता है एक दिन नहीं करता, एक दिन करता है एक दिन नहीं करता, क्या वो कंसिस्टेंट है किसी में भी? तो इस बच्चे को देख के ना तो मैं ये समझ पाऊंगा कि ये नालायक है, ना मैं ये समझ पाऊंगा कि ये अच्छा है। उल्टा, अगर एक बच्चा लगातार होमवर्क करता है, कंसिस्टेंट है, तो वो मुझे क्या मैसेज दे रहा है? अच्छा बच्चा है। या वो लगातार होमवर्क नहीं करता तो वो मुझे क्या मैसेज दे रहा है? कि वो नालायक है। मतलब किसी भी बात को जज करने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का तरीका क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो मेरे लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को पढ़ के उसका इंटरप्रिटेशन निकालना आसान नहीं होगा। कैसे? अगर जैसे मान लीजिए कि एक साल एक कंपनी SLM से डेप्रिसिएशन चार्ज करती है, तो फिर दूसरे साल वो WDB से करती है, या 3 साल SLM से करती है, 3 साल WDB से करती है। जब वो SLM से चार्ज करेगी तो उसके 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में माइनस होने वाला डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहेगा। फिर जब 3 साल WDB से करेगी तो वापस से डेप्रिसिएशन का ग्राफ ऐसा आने लग जाएगा। फिर वापस से SLM पे आ जाएगी तो डेप्रिसिएशन का ग्राफ ऐसे हो जाएगा। तो जब डेप्रिसिएशन का खर्चा कभी कांस्टेंट होगा, कभी रिड्यूसिंग होगा, तो इसका इंपैक्ट कंपनी के प्रॉफिट पे भी पड़ेगा। कभी कंपनी का प्रॉफिट कांस्टेंट दिखाई देगा, कभी कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ दिखाई देगा, फिर कंपनी का प्रॉफिट कांस्टेंट दिखाई देगा। तो एक यूजर के लिए यह बात समझना मुश्किल हो जाएगी कि वाकई में कंपनी का परफॉर्मेंस अप डाउन हो रहा है या इसका कारण कुछ और है। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण कंपनी के परफॉर्मेंस में अप डाउन होना था, या यहाँ पे कारण जो भी था वो था कंसिस्टेंसी ना होना। तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, और कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के अपने ही 5 साल के डेटा को एनालिसिस करने के लिए। कंसिस्टेंसी इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एक कंपनी के डेटा को दूसरी कंपनी से कंपेयर करें। कंसिस्टेंसी इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप एक ही कंपनी के पिछले 5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करके ये समझ पाए कि कंपनी के परफॉर्मेंस का ग्राफ कैसा है, कि क्या कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है या कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है। लेकिन अगर कंपनी हर साल अप्लाई की जाने वाली अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करती रहेगी तो उस केस में बेसिकली कुछ भी कंसिस्टेंट ना होने के कारण मैं कुछ भी अपना ओपिनियन फ्रेम नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आपको चाहिए ट्रांसपेरेंसी, अगर आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, तो उसके लिए क्या है? बोलो बोलो लो। उसके लिए क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर कैसे? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कहा जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है वो कंसिस्टेंटली अप्लाइड होनी चाहिए। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही नहीं होता और कंपनी अप्लाई ही नहीं करती
तो कोई उससे कहता कि तुम अप्लाई क्यों नहीं करते, क्योंकि वो बोलती है हमें कोई बोलता ही नहीं कंसिस्टेंटली अप्लाई करो। तो दैट्स व्हाई उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड ही बना मारा, बोला जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप अप्लाई करोगे उसे कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो है ट्रांसपेरेंसी आएगी, जो है वैसा दिखेगा, करेक्ट है। बच्चे लोग घर से बाहर रह के यहाँ पढ़ाई करते हैं, अब घर वालों की नजरों में तुम पढ़ते हो, खूब पढ़ते हो, अब एक्चुअली तुम क्या करते हो, तुम कितना पढ़ते हो, कितना घूमते हो, कितना मस्ती करते हो, ये सारी रिपोर्ट चली जाएगी अगर जीवन में इथिकल स्टैंडर्ड्स आ गए तो इथिकल स्टैंडर्ड विल इंश्योर कि तुम जो भी घर वालों को बताओ वो रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जो है वो वैसा दिखना चाहिए, करेक्ट है। तो तुम्हारा तो पता नहीं, बट कॉर्पोरेट के केस में जो भी कुछ होता है वो यूजर के पास ट्रांसपेरेंसी के साथ जाना चाहिए। इसके लिए आईसीआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किए, कंसिस्टेंसी ताकि परफॉर्मेंस को कंपेयर किया सके, कंपेरेबिलिटी अगेन, अगर अलग अलग कंपनियां अपने अकाउंटिंग करने के तरीकों को अलग अलग करेगी तो कंपेरेबिलिटी कैसे आएगी। हेलो, अगर अलग अलग कंपनियां अपने अकाउंटिंग करने के तरीकों को अलग अलग करेगी तो कंपेरेबिलिटी कैसे आएगी। एक कंपनी हायर परचेज ट्रांजैक्शन में असेट परचेज करती है और हायर परचेज ट्रांजैक्शन में असेट लेने के बाद वो उसे असेट तब मानती है जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करती है। वहीं दूसरी कंपनी है जो हायर परचेज ट्रांजैक्शन में असेट परचेज करती है और पहले ही दिन से उसे अपनी बुक में असेट रिकॉर्ड कर लेती है। अब देखा जाए तो दोनों कंपनी के पास असेट है, दोनों कंपनी असेट यूज करके रेवेन्यू कमा रही है, पर एक केस में असेट रिकॉर्ड हो चुकी है तो असेट टर्नओवर रेशियो निकालते समय आप सेल डिवाइड बाय असेट करेंगे तो उसके यहाँ असेट रिकॉर्ड है तो उसका असेट टर्नओवर रेशियो कम आएगा। दूसरी कंपनी भी उस असेट का यूज करके रेवेन्यू कमा रही है, पर रेवेन्यू कमा रही है पर उसने असेट रिकॉर्ड नहीं की है। अगर असेट रिकॉर्ड नहीं की है तो उसकी असेट कम दिखाई दे रही है, कम दिखाई दे रही है तो असेट टर्नओवर रेशियो ज्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब दोनों कंपनी के पास सेम असेट है, दोनों कंपनी उससे सेम रेवेन्यू कमा रही है, पर एक कंपनी ने असेट रिकॉर्ड की है, दूसरी कंपनी ने असेट रिकॉर्ड नहीं की है, तो उससे दोनों कंपनियों का जब आप असेट टर्नओवर रेशियो देखोगे तो अलग अलग आएगा। हाँ या ना, बराबर है या नहीं। मतलब देखा जाए तो हो सकता है दोनों का परफॉर्मेंस सेम है, बट उसके बावजूद भी दोनों का परफॉर्मेंस सेम नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि बोथ द कंपनीज आर अप्लाइंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। एक कंपनी असेट रिकॉर्ड करती है तो असेट बढ़ने के कारण असेट टर्नओवर रेशियो कम आ रहा है, दूसरी कंपनी असेट रिकॉर्ड नहीं करती तो असेट कम रहने के कारण असेट टर्नओवर रेशियो ज्यादा आ रहा है। मतलब एट द सेम टाइम बोथ द कंपनीज आर हैविंग सेम परफॉर्मेंस, बट बिकॉज ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट कंपेरेबल। तो जैसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएंगे सबके ऊपर अप्लाई होंगे तो सारी कंपनियां एक जैसी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करने के लिए बाध्य हो जाएगी। जब सारी की सारी कंपनियां एक जैसी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करेगी तो डेफिनेटली उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरी कंपनी के साथ कंपेरेबल हो जाएंगे। हेलो, सही है। तो ए से 3 ऑब्जेक्टिव प्राप्त हो गए, पहला जो है वो दिखता है, तीसरा कंसिस्टेंसी, और सॉरी दूसरा कंसिस्टेंसी, और तीसरा कंपेरेबिलिटी। कंसिस्टेंसी का मतलब है एक ही कंपनी के 4-5 साल के परफॉर्मेंस को देखना, कंपेरेबिलिटी का मतलब है एक कंपनी की परफॉर्मेंस को दूसरों से कंपेयर करना। मैंने एग्जांपल भी दिया कि अगर दो कंपनियां अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करेगी हायर परचेज के लिए तो उस केस में कैसे फर्क पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 बना दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 बना के बोला कि हायर परचेज का ट्रांजेक्शन ऐसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सबको ऐसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मतलब अब किसी कंपनी के पास चॉइस ही नहीं है, तो दोनों कंपनी जब अपनी बुक में एसेट को रिकॉर्ड करेगी तो दोनों कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो सेम आएगा, तो वो कंपेरेबल बन जाएगा। करेक्ट है। आगे एडुकेसी, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी ऑनलाइन कुछ परचेज किया है? किया है? जब परचेज करते हो तो कभी दो प्रोडक्ट को कंपेयर करके देखा है? हेलो, दो प्रोडक्ट को कंपेयर करके देखा है? मान लो कि तुम्हें एक मोबाइल फोन परचेज करना है, करेक्ट है। अब तुम मोबाइल तुम्हें परचेज करना था, तुम अमेजन पे गए। अभी अमेजन पे जाने के बाद तुमने एक मोबाइल फोन का मॉडल डाला और दूसरे का डाला, उसने क्या किया, आपको एक डिफरेंशिएट खड़ा करके दे दिया। बोला ये वाले मोबाइल फोन में कैमरा 5 मेगापिक्सल है, दूसरे वाले मोबाइल फोन में जो कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल है। उसके बाद तुमने नीचे स्क्रॉल किया, कुछ नहीं था, तो तुम क्या बोलोगे, क्या बकवास है, ऐसे बोलोगे ना। क्यों बोलोगे बकवास है? क्योंकि क्या इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है? क्या तुम्हारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल में कितनी रैम है? क्या तुम्हारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल में 2 सिम के स्लॉट है या एक का है? क्या तुम्हारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल मेमोरी कितनी है? क्या तुम्हारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सटेंडेबल हो सकती है या नहीं हो सकती है? क्या बात समझ में आ रही है मेरी? तुम्हारे लिए ये सारी बातें जानना इंपॉर्टेंट। तुम्हारे लिए ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल की स्क्रीन का साइज क्या है,
तो अगर मान लो कि वो केवल और केवल बस ये बता दे कि इसका मोबाइल का कैमरा इतना, इस मोबाइल का कैमरा इतना, तो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट फॉर मेकिंग योर एनालिसिस, करेक्ट है। तो ऐसे ही जब एक यूजर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करके कंपनी में पैसा लगाएगा, तो शायद उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसे सप्लाई की जाने वाली इंफॉर्मेशन सफिशिएंट होनी चाहिए। बोलो क्या होनी चाहिए? सफिशिएंट। अगर सप्लाई की जाने वाली इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है तो शायद उसके बेसिस पे जो भी यूजर समझेगा वो गलत हो सकता है। हाँ या ना, यस और नो। जब कोई बच्चे का पेपर बिगड़ता है तो वो लोगों को ये तो नहीं बताता कभी भी कि उसकी पढ़ाई नहीं होती, वो ये बोलता है यार ऐसा हो गया था इसलिए पेपर बिगड़ा। हमेशा एक्सक्यूज साथ में आता है ना, क्योंकि वो सोचता है अगर मैं केवल ये कहूंगा मेरा पेपर बिगड़ा तो ये मेरे बारे में मन बना लेगा कि ये तो बकवास है। और अगर मैं सीधे ये कह दूं मेरा पेपर बिगड़ा, पता है क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली में कोई हॉस्पिटल में एडमिट था तो पेपर के 5 दिन पहले से मैं वहीं पे घूम रहा था, इसलिए मेरा पेपर बिगड़ा। तो इससे ये होगा कि सामने वाले के पास एक एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन पहुंच गई कि देख ऐसा था इसलिए पेपर बिगड़ा, तो शायद वो आपके बारे में गलत ओपिनियन ना बनाए। तो हमेशा जब भी कोई व्यक्ति किसी भी इंफॉर्मेशन को देख के एनालिसिस करने वाला है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसके पास एडिक्वेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस बात को इंश्योर करते हैं कि यूजर के सामने एडिक्वेट इंफॉर्मेशन जाए। कैसे जाए? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आपने पहले भी पढ़े हैं अभी भी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे वेरियस डिस्क्लोजर के बारे में बात करते हैं, वेरियस प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। जब वेरियस डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किया जाता है तो बेसिकली लोगों के पास एडिक्वेट इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है जिसका इस्तेमाल करके वो प्रॉपर एनालिसिस करके किसी भी कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। और फाइनली लास्ट क्या बोलो? रिलायबिलिटी। एक्चुअली जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपाइल्ड कोई भी बैलेंस शीट और पी&एल होती है तो उसके ऊपर विश्वास ज्यादा होता है। आप किसी बैंकिंग कंपनी के पास गए, बोला ये हमारी ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट है, तो वो कहते हैं अच्छा आपने इस पे सीए साहब के साइन करवाए क्या? तो आप कहते हो कि हाँ सीए साहब के साइन करवाए, तो उसकी वर्थ बढ़ जाती है। सीए साहब के साइन नहीं है तो उसकी वर्थ कम हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिकली ये माना जाता है कि जब सीए ऑडिट कर रहा है तो इसका मतलब इन्होंने सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए होंगे। जब सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए होंगे तो उसमें एक रूल्स और रेगुलेशन कौन है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं इसका मतलब ये इंश्योर है कि वो ट्रांसपेरेंट है। अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट है। अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं इसका मतलब ये है कि एडिक्वेट इंफॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल है। तो अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया है तो उससे बनने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके लिए रिलायबल हो जाते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको ट्रांसपेरेंसी देते हैं, कंसिस्टेंसी देते हैं और एडिक्वेट इंफॉर्मेशन देते हैं। करेक्ट है? तो मैं ये कह सकता हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के होने से 5 चीजें अचीव होती है। पहला, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? जो है वो दिखना चाहिए, यानी कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होंगे तो सब्सटेंस दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? सब्सटेंस दिखाई देगा। और नहीं होंगे तो शायद सब्सटेंस दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के होने से क्या रहेगी? कंसिस्टेंसी रहेगी। और क्या रहेगा? कंपैरेबिलिटी। अच्छा, कंसिस्टेंसी और कंपैरेबिलिटी एक ही बात है या अलग अलग है? कंसिस्टेंसी का मतलब है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना और कंपैरेबिलिटी का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना। क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने का मतलब यह है कि यू आर प्रोवाइडिंग एडिक्वेट इंफॉर्मेशन? क्या एडिक्वेसी के साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूं कि यू आर प्रोवाइडिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन? यस। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इफ एनी कंपनी इज फॉलोइंग तो आई कैन से कि वहां पर 5 ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाते हैं। करेक्ट है? अब एक्चुअली अगर हम चाहते हैं कि कंपेरेबल बने तो कंपेरेबल कब बनेगा? जब सबके अकाउंटिंग करने के तरीके अलग अलग होंगे या सबके अकाउंटिंग करने के तरीके सेम होंगे? हेलो, सबके अकाउंटिंग करने के तरीके अलग अलग होंगे या सबके अकाउंटिंग करने के तरीके सेम होंगे? जब सबके अकाउंटिंग करने के तरीके सेम होंगे। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्क अपॉन कि हम ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी बनाए जिसकी अगर मान लो एक ट्रांजैक्शन है तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सभी लोग एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर्म करेंगे तो बेसिकली वो कंपेरेबल हो जाएगा। आपको याद होना चाहिए मेरा भी हायर परचेस वाला ट्रांजैक्शन जहां मैंने असेट टर्नओवर रेशियो का एग्जांपल लिया था। आप देखिए क्या लिखा हुआ है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग पॉलिसी so that financial statement of different enterprises become comparable and provide true and fair view of the financial statement. करेक्ट है? हेलो, करेक्ट है? बराबर है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने का मतलब क्या? 5 ट्रांसपेरेंसी रहेगी और कंसिस्टेंसी रहेगी और कंपेरेबिलिटी रहेगी और एडिक्वेटेंसी रहेगी और रिलायबल रहेगा। करेक्ट है? कोई बोले व्हाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज इंपॉर्टेंट तो तुम क्या बोलोगे?
क्योंकि सुनो सुनो, तुम क्या बोलोगे, एक्चुअली एवरी यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेक इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी बाय लुकिंग इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट and the financial statement of the company must be reliable. Financial statement of the company must provide adequate information. Financial statement must be transparent. Financial statement must be consistent and comparable. If you follow accounting standard, you will achieve all these objectives. Correct है? Third, accounting standard हमें बताएंगे क्या? क्या पढ़ेंगे हम accounting standard में? वो हमें सिखाएंगे क्या? अगर मैं AS2 की बात करता हूं तो AS2 मुझे बताएगा क्या? अगर मैं AS10 की बात करता हूं तो वो मुझे बताएगा क्या? अगर मैं AS4 यहां पढ़ूंगा, AS16 पढ़ूंगा, AS20 पढ़ूंगा, AS19 पढ़ूंगा तो जो भी स्टैंडर्ड में पढ़ूंगा वो स्टैंडर्ड मुझे बताएगा क्या? तो देखिए जरा यहाँ पे क्या बताएगा। एक्चुअली कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ आईसीएआई ने डेवलप किए हैं, वो बेसिकली चार बातों के लिए बात करते हैं। पहला, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट एंड ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बताते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन को जब आप बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्ड कब करेंगे, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। जैसे आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में पढ़ा कि वॉटएवर खर्चे जो भी आप इंकर करते हैं इन्वेंट्री को अपने फैक्ट्री प्लेस तक लाने के लिए, उन खर्चों को आप इन्वेंट्री की कॉस्ट में डेबिट कर देंगे। तो ये क्या था? ये था रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। क्या था बोलो? ये रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, जो आपको बता रहा था कि जो खर्चा आपने इंकर किया है उसे आप पीएनएल में डेबिट ना करते हुए इन्वेंट्री की लागत में डेबिट कर देंगे। सिमिलरली आपने पढ़ा था, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज करते हैं और उसको रेडी टू यूज की कंडीशन में लाने के लिए कोई भी खर्चा करते हैं तो उस खर्चे को आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डेबिट करना चाहिए। ये भी क्या था? ये भी रिकॉग्निशन प्रिंसिपल था। तो रिकॉग्निशन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को कहां डेबिट किया जाएगा, कहां क्रेडिट किया जाएगा। तो एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपसे जब भी बात करेंगे तो रिकॉग्निशन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ दीज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। आपने सुना ही होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताते हैं कि जब हम बुक में किसी भी असेट को रिकॉर्ड करेंगे तो उसका अमाउंट क्या होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें यह भी बताते हैं कि बैलेंस शीट डेट पर मेजरमेंट कैसे किया जाएगा। जैसे इन्वेंट्री के केस में बताते हैं कॉस्ट और एनआरवी पे करेंगे, इन्वेस्टमेंट के केस में बताते हैं कि कॉस्ट और एनआरवी पे करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए बताते हैं कि कॉस्ट मॉडल है और रिवैल्यूएशन मॉडल है। तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको ये भी बताते हैं कि रिकॉर्ड करने के बाद किसी पर्टिकुलर असेट और लायबिलिटी को किस अमाउंट पे मेजर किया जाएगा। करेक्ट है। इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपसे बात करते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपसे बात करते हैं डिस्क्लोजर के बारे में। सर प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर में क्या फर्क है? प्रेजेंटेशन का मतलब है बैलेंस शीट और पीएनएल में किसी आइटम को कैसे दिखाया जाएगा। डिस्क्लोजर का मतलब है कि नोट्स टू अकाउंट में किस किस को डिस्क्लोज किया जाएगा। जो मेरा डी वाला पॉइंट है ना, वो डी वाला पॉइंट अगेन इस बात को पुख्ता करता है, किसको? एडिकेसी को। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं यार एडिकेसी तो मैं तभी कह पाऊंगा ना जो सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्क्लोज की जाएगी। तो बेसिकली कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है, इस बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बताएंगे। करेक्ट है। इसके ऊपर डेडिकेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पूरे डिस्क्लोजर की बात करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर की बात करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 डिसकंटिन्यूएशन ऑपरेशन के केस में डिस्क्लोजर की बात करता है। तो देयर आर वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो केवल और केवल डिस्क्लोजर की बात करते हैं। अब हाँ, कई हम जो स्टैंडर्ड पढ़ते हैं वो भी डिस्क्लोजर की बात करते हैं, बट उनमें रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन भी होता है। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड तो ऐसे हैं जो केवल और केवल डिस्क्लोजर की बात करते हैं। तो डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है, समझ में आ रहा है? प्रेजेंटेशन का मतलब होता है बैलेंस शीट और पीएनएल में किसी आइटम को कैसे दिखाया जाएगा। डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि बैलेंस शीट और पीएनएल के नीचे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना जरूरी है जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके टू द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन। प्रेजेंटेशन सर इंपॉर्टेंट कैसे है? आई टेल यू। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरा एक 50 लाख रुपए की पेनल्टी मेरे ऊपर आने वाली है। कितने की बोलो? मैं, है ना, 50 लाख की पेनल्टी मेरे ऊपर आने वाली है। पर क्या है कि मैंने इस पर्टिकुलर पेनल्टी के लिए इंश्योरेंस ले रखा है। 50 लाख की लायबिलिटी आएगी तो इट इज पॉसिबल कि मुझे 48 लाख का क्लेम मिल जाए। 50 लाख की लायबिलिटी आएगी तो इट इज पॉसिबल कि मुझे 48 लाख का क्लेम मिल जाए। अब 50 लाख की लायबिलिटी मेरे लिए खर्चा है तो 48 लाख की क्लेम मेरे लिए क्या है? इनकम।
प्रोवाइडेड इनकम रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड, मैं कैसे कर सकता हूं? एक ऑप्शन मेरे पास यह है कि मैं एक तरफ 50 लाख का खर्चा रिकॉर्ड करूं, दूसरी तरफ 48 लाख की इनकम। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि मैं कहूंगा एक तरफ 50 का खर्चा, दूसरी तरफ 48 की इनकम। तो दोनों को अलग अलग प्रेजेंट करने की बजाय मैं दोनों को नेट ऑफ करके केवल 2 लाख का खर्चा रिकॉर्ड कर दूं। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो सर इससे फर्क क्या पड़ेगा? आप 50 का खर्चा दिखाओ, 48 की इनकम दिखाओ, या केवल 2 लाख का खर्चा दिखाओ, सर बात तो एक ही है। हाँ, ऐसे तो बात एक ही है, लेकिन इसका इंपैक्ट बड़ा अलग है। सर कैसे? अगर मान लो एक कंपनी के P&L में मुझे ऐसा दिखता है कि मेरा 50 का खर्चा है और 48 की इनकम है, तो मुझे ये बता रहा है कि एक्चुअली खर्चा तो 50 हो सकता है और हो सकता है कि 48 की इनकम मिल जाए। मतलब 48 की इनकम मिले या ना मिले, 50 का खर्चा तय है। दूसरे केस में अगर मैं केवल 2 लाख दिखाता हूं तो मैं लोगों को यह बता रहा हूं कि मेरे यहां खर्चा कितना होने वाला है, 2 लाख। अब देखो ये गलत है। 2 लाख का खर्चा तभी हो पाएगा जब 48 का रिएम्बर्समेंट मिल जाएगा। अगर 48 लाख का रिएम्बर्समेंट नहीं मिला तो मेरा खर्चा कितना होगा, 50 लाख। मतलब अगर मैं प्रूडेंस की लाइन पे देखूं तो मेरे को ब्रॉडली कौन सा खर्चा रिपोर्ट करना चाहिए, 2 लाख या 50 लाख? हेलो, 2 लाख या 50 लाख? 50 लाख। तो आईसीआई का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 कहता है, देख भाई 50 लाख और 48 लाख दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर तेरे ऊपर 50 लाख की लायबिलिटी आई तो कोई जरूरी नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी 48 लाख का क्लेम दे देगी। इंश्योरेंस कंपनी जब क्लेम सेटल करेगी तो वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से करेगी। तो इट इज नॉट दैट कि 50 के बदले में 48 मिलना तय है। लेकिन अगर तू 50 और 48 को सेट ऑफ करके डायरेक्टली 2 लाख का खर्चा दिखाता है तो तू लोगों को बता रहा है कि तेरा खर्चा ही 2 लाख है, जबकि तेरा खर्चा कितना है, 50 लाख, और तेरी इनकम कितनी है, 48। तो तू 50 को अलग और 48 को अलग बताएगा तो ज्यादा बेटर होगा। क्या कहा, मेरे समझ में आया? तो इट इज अ एग्जांपल ऑफ, बोलो क्या, प्रेजेंटेशन। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें गाइड करते हैं कि किसी पर्टिकुलर केस में हमें प्रेजेंटेशन कैसे देना चाहिए। तो इस केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 कहता है 50 लाख की पेनल्टी अलग दिखाओ, 48 लाख का रिसीवेबल अमाउंट अलग दिखाओ। आप इन दोनों को नेट ऑफ करके नहीं दिखा सकते। करेक्ट है, बराबर है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करोगे तो 5 ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें किस किस बारे में गाइड करेंगे, बोलो? 4। पहला रिकॉग्निशन, सेकंड मेजरमेंट, और तीसरा प्रेजेंटेशन, चौथा डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर सेम है? हेलो, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर सेम है, स्पेलिंग अलग है। अच्छा, प्रेजेंटेशन बताता है कि बैलेंस शीट और P&L अकाउंट के नीचे क्या क्या डिस्क्लोज करना है। ओके, तो प्रेजेंटेशन ये बताता है कि P&L और बैलेंस शीट में आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर और लायबिलिटी और असेट को कैसे बताना है, जबकि डिस्क्लोजर ये बताता है कि किसी आइटम को कैसे रिकॉर्ड करना है। क्या करता है, कैसे डिस्क्लोज करना है। ओके ओके, मैंने 10 लाख रुपए का खर्चा किया, इस 10 लाख रुपए को मुझे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डेबिट करना चाहिए। ये है मेजरमेंट। मैंने 10 लाख का खर्चा किया और मैंने इसको डिसाइड किया है कि इसको मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डेबिट करूंगा। ये जो प्रोविजन है जो मुझे बता रहा है इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डेबिट करो, ये मेजरमेंट है। कौन है ये, रिकॉग्निशन। मैं क्यों पूछ रहा हूं ये क्वेश्चन, ताकि मुझे समझ तो आए कि ये इसका प्रोविजन कौन सा क्या बात करता है, कौन रिकॉग्निशन की बात करता है, कौन मेजरमेंट की बात करता है, कौन डिस्क्लोजर की बात करता है, कौन प्रेजेंटेशन की बात करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, आपने AS2 पढ़ा है? AS2 में कहते हैं इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। ये कौन है, रिकॉग्निशन या मेजरमेंट? हेलो, रिकॉग्निशन या मेजरमेंट? मेजरमेंट है ये, करेक्ट है। तो कुल मिला के, अच्छा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अभी इतनी देर की बात करने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि शायद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर नहीं होते तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल नहीं होते? क्या मैं कह सकता हूं स्टेटमेंट एडिक्वेट इंफॉर्मेशन नहीं देते? क्या मैं कह सकता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं होते? क्या मैं कह सकता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल नहीं होते? तो समझाओ, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतने सारे मेरिट नहीं होते तो क्या ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के लगाया जाने वाला पैसा सेफ होने की गारंटी होती? नहीं। तो हमारी इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, कंपनी के सारे ट्रांजेक्शनों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत अगर रिकॉर्ड किया जाएगा तो हम उन लोगों को बेटर इंफॉर्मेशन दे पाएंगे जो लोग इसके आधार पर अपना पैसा कंपनी में लगाने
वाले हैं। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या क्या गाइड करते हैं? चार या पांच? चार। क्या क्या? रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। मैंने एग्जांपल भी दिए प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के डिफरेंस के। करेक्ट है? तो देखो अगला, कितने सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड है हमारे यहाँ? कौन कौन से? अगर आप देखेंगे तो एक है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये नोटिफाइड है कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015 में। दूसरा है इंडियन गेप, नोटिफाइड है अंडर द कंपनीज एक्ट अकाउंट अंडर द कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006। मतलब अगर मैं करंटली बात करूं तो करंटली हमारी इंडिया में 2 सेट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। मतलब मतलब अगर हो सकता है कि मैं किसी से कहूं कि क्या तूने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस चेक किया, तो वो मुझसे ये बोल सकता है कौन से वाले। क्या बोल सकता है? बोलो कौन से वाले, कौन से स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो? तो तुम बोलोगे कौन से वाले मतलब क्या? तो हम बात कर रहे हैं, मतलब तू बात कर रहा है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, या तू बात कर रहा है इंडियन गैप की। तो ये दोनों अलग अलग है, हालांकि एक कंपनी में एक ही अप्लाई होगा। अगर एक कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है तो वो इंडियन गैप फॉलो नहीं करेगी, और अगर एक कंपनी इंडियन गैप फॉलो कर रही है तो वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेगी। समझ गए? मतलब इफ माय कंपनी इज अप्लाइंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो माय कंपनी विल नॉट बी अप्लाइंग इंडियन गैप, एंड इफ योर कंपनी इज अप्लाइंग इंडियन गैप, तो योर कंपनी वुड नॉट बी अप्लाइंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर, ये दो है क्या? अच्छा, आप एक इंपॉर्टेंट बात और देख सकते हैं, ऊपर वाला जो है वो 2015 में आया है नोटिफाइड होके, जबकि ये 2006 में आया है। सर ये क्यों लिखा हुआ है कि नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट, और यहां भी लिखा हुआ है नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट? एक्चुअली ये इसलिए लिखा हुआ है, आईसीआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिए, किसकी भलाई के लिए? कंपनी की भलाई के लिए। आईसीआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी की भलाई के लिए नहीं बनाए, किसकी भलाई के लिए बनाई है? यूजर के लिए। वो हर व्यक्ति जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देख के डील करता है, तो आईसीआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनकी भलाई के लिए बनाए। पर भलाई कब होगी? जब कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगी। अब कंपनी से आईसीआई ने कहा कि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किए, मेहनत की है, अब आप इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके अकाउंटिंग करो। तो मिनिस्ट्री, तो कंपनी क्या बोलती है? हम नहीं करेंगे फॉलो। तो आईसीआई ने बोला क्यों नहीं करोगे फॉलो? तो कंपनी बोलती है कि मैं क्यों करूं, तुम कौन हो, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैं हूं कंपनी एंड आई एम रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। यस और नो? I am under the pressure to follow the requirement of Companies Act. I am not chartered accountant who is required or obliged to follow your rules. You are ICI, अपनी हुकूमत अपने मेंबर और स्टूडेंट पे लगाओ। हम कंपनी है, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे मेंबर और तुम्हारे स्टूडेंट तुम्हारे साथ रजिस्टर्ड होते हैं, उनको बोलो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े और अप्लाई करें, हमको ना बोलो। तो मिनिस्ट्री, तो आईसीआई ने कहा अगर कंपनी फॉलो नहीं करेगी तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव था वो तो डिसीव हो जाएगा। तो वो ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करें, उसके लिए मिनिस्ट्री ने, आईसीआई ने मिनिस्ट्री को बोला आप कुछ करो। तो एक्चुअली इन्होंने क्या किया, कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है 133, वो सेक्शन 133 ये कहता है कि हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। पहले केवल लिखा हुआ था every company is required to follow the requirement of accounting standard notified under the company's accounting standard rule 2006, बराबर है, while preparing the financial statement। मतलब एमसीए ने बता दिया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे, और कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे? जो यहां नोटिफाइड है, और ये सारे के सारे वो स्टैंडर्ड है जो आईसीआई ने बनाए हैं। फिर क्या हुआ, अभी हमारे यहां एक बात बताओ, मैंने कहा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंस यूजर के एंगल से ज्यादा है। किसके एंगल से? यूजर के एंगल से ज्यादा है। अभी क्या हुआ कि अभी अगर मैं कहूं, ये कहानी चालू हुई होगी लगभग 2004 में। 2004 की अगर मैं बात करूं तो वहां से एक सिलसिला चालू हुआ। वहां क्या सिलसिला चालू हुआ,
एक्चुअली कंपनी ने कहा कि देखो अगर अभी आज की डेट पे हमें बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए होता है तो हम अपनी अपनी कंट्रीज में शेयर डिबेंचर वगैरह इश्यू करके कैपिटल रेज करते हैं। कितना अच्छा होगा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में जाके भी पैसा रेज कर पाए। तो बोला बहुत अच्छा होगा। अगर आज आप इस क्लासरूम से पैसा रेज कर सकते हैं तो आपके पास पैसा रेज करने के लिए लिमिटेड लोग हैं। अगर आपको पूरे के पूरे इस श्रीवर्धन मॉल से पैसा रेज करने की परमिशन दे दी जाए तो आपके पास पैसा रेज करने का स्कोप बढ़ जाएगा। करेक्ट है, लेकिन ऐसा हो तो जाएगा बट इसमें एक लिमिटेशन है। कैसे? मान लो कि मैं इंडिया की कंपनी हूं एंड यू पीपल आर फ्रॉम यूएसए। कहां के हो तुम? बोलो यूएसए। मैं तुम्हारे पास आया और मैंने कहा कि मेरी कंपनी में पैसा लगाओ। अब जो भी इन्वेस्टर है वो अपना पैसा लगाने के पहले क्या मेरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करेगा? हाँ। अब जब वो मेरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करेगा तो मेरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं इंडियन गैप को फॉलो करते हुए। इंडियन गैप का मतलब होता है हर कंट्री के स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अब मेरी कंपनी में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं वो मेरे इंडियन गैप को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं। अब तुम क्या करोगे? तुम अपना पैसा लगाने के पहले ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके जाओगे किसके पास? अपनी कंट्री के चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, अपनी कंट्री के एनालिस्ट के पास, और उसको जाके बोलोगे यार ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको देख के हमको बताओ कि ये बेटर है या नहीं है। तो एक्चुअली यूएस वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेगा देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि 5 चीजों की प्राप्ति की जा सके। पर बेसिकली तुम जिस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे पास लेके आए हो उन्होंने अपनी अकाउंटिंग इंडियन गैप को देखते हुए की है। हमारे यहाँ पर यूएसए में यूएस गैप चलता है, यानी कि हमें जो ज्ञान है वो यूएस गैप का है। हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही? किसका ज्ञान है? बोलो यूएस गैप का ज्ञान है। तो बेसिकली वो कहेगा देखो यार मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। अब अगर आपका कंसल्टेंट आपको बोल देगा कि मैं परफॉर्मेंस के बारे में कमेंट नहीं कर पाऊंगा तो क्या आप पैसा लगाने की रिस्क लेंगे? एक सिंपल सी बात है, एक टेबलेट आपको लेनी है। आपने अपने डॉक्टर को पूछा ये टेबलेट मैं ले लूं? डॉक्टर ने बोला मुझे ज्ञान नहीं है बाकी आप देख लो। लोगे? क्यों नहीं लोगे? रिस्क बढ़ गई ना। तो बेसिक क्या होगा, यूएस का इन्वेस्टर क्या बोलेगा, मैं इंडिया की कंपनी में पैसा नहीं लगा पाऊंगा। क्यों नहीं लगा पाऊंगा? क्योंकि अगर मैंने इंडिया की कंपनी में पैसा लगाया तो ये तो रिस्क है यार। मैं तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ ही नहीं पाया। मतलब ये तो ऐसा हो गया मैंने एक बॉक्स आपको दिया और उस मोबाइल फोन के सारे फीचर चाइना की लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुम जानना चाहते हो इसमें कितना मेगापिक्सल कैमरा है, इसमें कितना इंटरनल मेमोरी है, क्या है, इंच कितना है, क्या है, तो वो सब कुछ चाइना में लिखा हुआ है। शॉपकीपर को बोला तो उसको बोला यार मेरे को भी चाइना पढ़ते तो नहीं आती। तो तुम बोलोगे भाई फिर नहीं लेना ऐसा मोबाइल जिसको पढ़ के पता ही नहीं पढ़ पा रहा है कि इस पे क्या स्पेसिफिकेशन है, तो फिर इधर क्यों लगाने का? फिर अपन वो लैंग्वेज वाला मोबाइल लेंगे ना जो अपने को समझ आता है। करेक्ट है? तो वैसे ही यूएस का इन्वेस्टर बोलेगा मैं नहीं लगाऊंगा इंडिया की कंपनी में पैसा क्योंकि गड़बड़ हो सकती है। इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे सामने तो है पर इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिन अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करते हुए बनाए गए वो मेरी कंट्री की अकाउंटिंग पॉलिसी से अलग है। तो जो इंडिया की कंपनी को फेस करना पड़ा यूएस में जाके शायद वो यूएस की कंपनी को इंडिया में फेस करना पड़े, और ऐसे ही वर्ल्ड वाइड होगा। अगर कोई भी कंपनी अपनी कंट्री से निकल के बाहर यानी कि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से पैसा लाने के बारे में सोचेगी तो शायद उसे पैसा लाने में दिक्कत हो सकती है। क्यों होगी दिक्कत? क्योंकि वो लोग उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नहीं समझते। तो जब वो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नहीं समझते तो फिर क्या किया जाए? समझना। तो फिर क्या किया जाए? तो इन्होंने क्या किया, एक काम करते हैं अपन, सिंपल सा एक काम करते हैं। क्या करते हैं? अपन ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं जो वर्ल्ड वाइड सब लोग फॉलो करेंगे। कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं? जो वर्ल्ड वाइड सब फॉलो करेंगे। मतलब इंडिया में रहने वाले लोग भी वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे जो यूएस में रहने वाली कंपनियां फॉलो करती है। सिंगापुर की कंपनियां भी वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगी जो इंडिया की करती है। तो अगर वर्ल्ड वाइड फॉलो की जाने वाली अकाउंटिंग प्रैक्टिस सेम हो जाएगी तो शायद इंडिया की कंपनी को यूएस, सिंगापुर, यूरोपियन कंट्रीज से पैसा रेस करने में आसान हो जाएगा। सिमिलरली उनको हमारे यहां आके पैसा रेस करने में आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबकी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या हो गई? यूनिक। करेक्ट है? तो लेकिन ये कब होगा? जब सारी कंपनीज क्या फॉलो करेंगी? हेलो, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करेगी। तो इंडिया ने क्या किया, एक्चुअली जो सेम अकाउंटिंग पॉलिसी वाले स्टैंडर्ड है उनका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। बोलो क्या नाम है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जैसे ये इंडियन गैप है,
इंडियन गेप बोले तो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, करेक्ट है, ये इंडिया के स्टैंडर्ड है। ऐसी यूएस के भी है, ऐसी सिंगापुर के भी है, ऐसी श्रीलंका के भी है, ऐसी भूटान के भी है, बाकी लोगों के भी है, जिनके नहीं है वो आईएएस अप्लाई करते हैं ऑलरेडी, करेक्ट है। तो इन्होंने कहा अब एक काम करते हैं, आईएफआरएस लेके आते हैं, मतलब सारी कंट्री के स्टैंडर्ड चले जाएंगे और आईएफआरएस आ जाएंगे और सभी लोग आईएफआरएस फॉलो करेंगे तो सबके रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड यूनिक हो जाएंगे, स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे। अभी तक अकाउंटिंग पॉलिसी स्टैंडर्डाइज थी कंट्री वाइज, अब इसके बाद क्या होगा, अकाउंटिंग पॉलिसी स्टैंडर्डाइज हो जाएगी कंट्री वाइज या वर्ल्ड वाइज, वर्ल्ड वाइड। अभी तक अकाउंटिंग पॉलिसी स्टैंडर्डाइज थी इंडिया की सारी कंपनीज पे, लेकिन जैसे श्रीलंका की कंपनियां आई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गई। बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ आईएफआरएस सारी की सारी कंट्रीज की अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड। तो जिन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की बात हम इंडियन गेप के साथ कर रहे थे, शायद उससे कहीं ज्यादा ऑब्जेक्टिव अचीव अब हो जाएंगे। लेकिन क्या था, जब इंडिया की सीए इंस्टीट्यूट यानी कि आईसीएआई ने आईएफआरएस को लेने की बात समझी, तो इंडियन इंस्टीट्यूट यानी कि आईसीएआई को समझ में आया कि अगर हमने आईएफआरएस को एज इट इज ले लिया तो ये हमारे लिए काम नहीं करेगा। कैसे, पहला, आईएफआरएस की वेरियस रिक्वायरमेंट इंडिया के वेरियस लॉ के अगेंस्ट में है, मतलब अगर हम आईएफआरएस को लेके आते हैं तो हमें इंडिया के एक्ट में चेंज करने पड़ेंगे, और अगर हम आईएफआरएस को लाए एक्ट में चेंज किए तो शायद हो सकता है कि वो एक्ट में जो लिखी हुई रिक्वायरमेंट है वो इंडिया की परिस्थितियों को देखते हुए सही हो। सेकंड, आईएफआरएस के जो प्रोविजंस है वो प्रोविजन वर्ल्ड वाइड की इकोनॉमी को देखते हुए बनाए गए हैं, लेकिन इंडिया ने कहा हमारी कंट्री डेवलपिंग है, अगर हमारी कंट्री में भी यूएस वाले कंसेप्ट के हिसाब से अकाउंटिंग की जाएगी तो शायद हो सकता है कि हमारे कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो दूसरी कंट्रीज की कंपनी के परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में पुअर दिखाई दे, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अलग है, यूएस की इकोनॉमिक कंडीशन अलग है। तो अगर हमने आईएफआरएस को एज इट इज फॉलो कर लिया तो पहला चैलेंज था कि हमारे लॉ के कॉन्ट्राडिक्शन में है, दूसरा चैलेंज ये था कि हमारी और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग है। तो बेसिकली इंस्टीट्यूट ने क्या कहा, हम आईएफआरएस अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने क्या कहा, अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इंटरनेशनल लेवल पे बैठे हुए लोगों ने यह कहा कि अगर आप अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हमारा जो वो फंडा है कि वर्ल्ड वाइज अकाउंटिंग पॉलिसीज को यूनिक कर दिया जाए, वो कैसे अचीव होगा। तो इंस्टीट्यूट ने कहा हम एक काम करते हैं, हम आईएफआरएस लेना तो चाहते हैं पर आईएफआरएस लेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स होगी, तो हम आईएफआरएस नहीं लेते। हम क्या करते हैं, हम एक नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं। वो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते समय इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने आईएफआरएस को कॉपी किया और दूसरी फाइल पे पेस्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा ये क्या बदतमीजी है, मतलब हमारी कंटेंट ले जाके उधर पेस्ट कर दिया, अपना नाम लिख दोगे, ये थोड़ी अच्छी बात है। इंस्टीट्यूट ने कहा नहीं, अब हम क्या करेंगे, अब हम आपके आईएफआरएस को पढ़ेंगे। आईएफआरएस को पढ़ने के बाद हम उन प्रोविजन को टिक कर लेंगे जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से नहीं बैठते, हम उन प्रोविजन को टिक कर लेंगे जो हमारे यहाँ के लॉ के कॉन्ट्राडिक्शन में है, उन प्रोविजन को हम चेंज कर देंगे और बाकी का पूरा आपका आईएफआरएस रहने देंगे। तो यूएस वालों ने कहा तुम्हारे पुराने स्टैंडर्ड, बोला पुराने स्टैंडर्ड अलग रहेंगे। तो आज इंडिया में दो स्टैंडर्ड है, एक है इंडियन गेप जो हमारे इंडिया स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है और दूसरे है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कहा जाता है कन्वर्स्ड टू आईएफआर। क्या कहता है, कन्वर्स टू आईएफआर। देयर वर टू टर्म, वन इज अडॉप्शन, सेकंड इज कन्वर्जन। इंडिया ने अडॉप्ट नहीं किया, इंडिया ने क्या किया, कन्वर्स किया है, करेक्ट है। तो बेसिकली अगर मैं कहूं तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस में कार्व आउट है। बोलो क्या है, कार्व आउट। कार्व आउट का मतलब है डिफरेंसेस, मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस आई मस्ट से 90% सेम है, 10% केवल डिफरेंसेस है, वो भी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट के अलग होने के कारण और हमारे कंट्री की लॉ की रिक्वायरमेंट अलग होने के कारण, करेक्ट है। तो एज ऑन नाउ हमारे यहां पर कितने सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड है, दो। पहला इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और दूसरा इंडियन गैप। अब एक्चुअली क्या किया इन्होंने, इंस्टीट्यूट ने सीए के न्यू सिलेबस में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी जगह दी है और आईएफआरएस को भी जगह दी है। पूरे के पूरे इंडियन गैप सीए फाइनल के न्यू सिलेबस में इंटर लेवल पे बढ़ा दिए जाएंगे। अभी तक तुम्हारे यहाँ क्या होता है, पूरे एज नहीं है, पर अब न्यू सिलेबस में पूरा का पूरा इंडियन गैप इंटर लेवल पे ही बढ़ा दिया जाएगा और फाइनल में फर्स्ट ग्रुप में पढ़ाया जाएगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और सेकंड ग्रुप में पढ़ाया जाएगा आईएफआरएस। मतलब आपको इंडियन गैप की नॉलेज भी देंगे,
आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज भी देंगे, और कभी गलती से आप इंडिया के बाहर काम करने चले गए तो IFRS की नॉलेज भी देंगे। करेक्ट है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बराबर है? ठीक है। तो हमारे यहाँ अभी 2 सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड है, पर अब ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैंने जैसे ये तो बता दिया कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। सीधी सी बात है, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में एंट्री करना। बोलो कहां एंट्री करना? इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में एंट्री करना। चाहे इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूं बाहर जाने की, या बाहर की कंट्री की कंपनीज को इंडिया में आने की बात करूं। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, इतना तामझाम कर रहे हैं, इससे भी शायद हमको समझ में आना चाहिए कि इट हैज लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। अगर अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स की इंपॉर्टेंस ही नहीं होती तो इतनी सब दिमाग क्यों मत्तापच्ची की जाती? करेक्ट है? चलो अब अगला सवाल, सर मुझे ये भी जानना है कि कौन सी कंपनी क्या फॉलो करेगी। अगर आज की डेट में 2 स्टैंडर्ड है तो क्या सारी कंपनियों को दोनों फॉलो करने पड़ेंगे या कौन एक फॉलो करना पड़ेगा? नहीं, एक्चुअली इंस्टीट्यूट ने नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने डिफाइन किया है कि कौन क्या फॉलो करेगा। एक बड़ी मजे की बात है, इनके ऊपर कहानी चालू हुई थी 2004 में। उम्मीद की जा रही थी कि 2007 से सारी की सारी कंपनियां IFRS फॉलो करेगी, बट इंडियन इंस्टीट्यूट यानी कि ICAI और US वालों ने भी और कुछ और लोगों ने भी इस पर अंगा अपनाया, बोला नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते। तो फिर कहानी चालू हो गई कि 1 अप्रैल 2011 से आ जाएंगे IFRS। करेक्ट है? सॉरी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब इनकी धूम 2008-9 में मची हुई थी, जबरदस्त मची हुई थी, है ना। बिग 4 जो कि हमेशा थोड़ा ज्यादा तेज चलती है ना, आई वॉज द आर्टिकल ऑफ बिग 4। इन्होंने हमें 2010 में ही IFRS के सेमिनार करवा दिया। अभी क्या चल रहा है? अब आया है ये सेमिनार। कब करा दिया? 2010 में। हमें इतनी प्रॉब्लम हुई क्योंकि CA फाइनल में लिखने थे ये वाले, इन्होंने अपनी ऑडिटिंग के हिसाब से हमें ये वाले सिखा दिए। समझ गए? खिचड़ी पकना चालू हो गई। उस समय तो बुरा लगा और उसके फायदे बाद में बहुत ज्यादा समझ में आए हैं। करेक्ट है? तो अब देखो, आज हम बात करते हैं कौन क्या अप्लाई करेगा। सर मैं कल पास होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्री की ऑडिट पे जाऊंगा, तो मुझे भी तो बता दो कौन सा देखना है। हालांकि आते मुझे दोनों ही नहीं है, लेकिन बता तो दो कौन सा वाला देखना है। तो देखो जरा कौन सा वाला देखना है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, है ना, उसको आप बाद में देख सकते हो और आप मुझे सुन सकते हो कि किस पे एप्लीकेबल होगा। इंस्टीट्यूट ने क्या करा, सॉरी इंस्टीट्यूट बार बार आ रहा है, MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम ये बता देते हैं कि कौन सी कंपनीज पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होंगे। जैसे ही उन पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो गए तो बाकी कंपनीज पे इंडियन गैप अप्लाई होंगे। क्या बोला मैंने? बोलना, हम ये बता देते हैं कि किस पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे, और जिन पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे उनको छोड़ दो, तो बाकी सब पे क्या अप्लाई होगा? इंडियन गैप। जैसे मुझसे पूछा गया आप पे क्या अप्लाई होता है आपकी कंपनी में, मैंने कहा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होते, मतलब इंडियन गैप होता है। रिलायंस इंडस्ट्री पे क्या अप्लाई होता है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब उस पर इंडियन गैप अप्लाई नहीं होता। करेक्ट है? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बता दिया, इन्होंने कहा कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होना चालू होंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। मतलब वैसे तो इन्होंने ऑप्शन में 1 अप्रैल 2015 डाल दिया, अगर आप देखेंगे वहां तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये वाला देखो जरा, यहाँ पे 1 अप्रैल 2015 के नीचे क्या लिखा हुआ है, मतलब 1 अप्रैल 2015 से फॉलो करना आपकी इच्छा है, मतलब आप सुबह 7 बजे पढ़ाई करने बैठ सकते हो, ये आपकी इच्छा है। तो तुम जानते हो इच्छाएं कितनी पूरी होती है। फिर सेकंड है वहां पर 1 अप्रैल 16 और 1 अप्रैल 17, और ये क्या है, इच्छा है या मैंडेटरी है? मैंडेटरी है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने कंपनियों से कहा अगर तुम्हारी इच्छा हो तो 1 अप्रैल 2015 से आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना चालू कर दो, और अगर तुम अपनी इच्छा से फॉलो नहीं करोगे तो हम क्राइटेरिया बता रहे हैं और डेट बता रहे हैं। क्राइटेरिया का मतलब यह है कि कौन कौन कब कब कवर होगा और किस डेट से कवर होगा, ये हम बता देते हैं। तो अगर मैं फेज वाइज बात करूं तो पहला फेज था 1 अप्रैल 2015 जो कि जा चुका है। पहला फेज था 1 अप्रैल 2015 जो कि जा चुका है और वो वॉलेंट्री था। करेक्ट है? बराबर है। सेकंड फेज था 1 अप्रैल 2016 और वो वॉलेंट्री नहीं था, वो कौन था? मैंडेटरी। कौन फॉलो करेगा 1 अप्रैल 2016 से? वो मैंने MCA ने बताया। MCA ने कहा अगर किसी भी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा है,
अगर किसी भी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा है तो वो कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना शुरू कर देगी। कब से? 1 अप्रैल 2016 से। करेक्ट है क्या? हेलो, कब से बोलो? 1 अप्रैल 2016 से। सर मेरी नेटवर्थ 300 करोड़ है, मैं क्या करूं? तू मत कर फॉलो। क्यों नहीं कर? क्योंकि 500 करोड़ से ज्यादा। पर सर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली मैं एक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हूं और मेरी जो होल्डिंग कंपनी है उसकी नेटवर्थ 700 करोड़ है। अब अगर मेरी होल्डिंग कंपनी की नेटवर्थ 700 करोड़ है, इसका मतलब क्योंकि वो 500 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है, उसके ऊपर कौन से स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेकिन मेरी नेटवर्थ 500 करोड़ के नीचे है, मेरे ऊपर अप्लाई होंगे इंडियन गैप। एक्चुअली एक और कंडीशन है, सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 से अगर आपके पास होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप है तो आपको एंड में होल्डिंग और सब्सिडरी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। अब अगर मान लो अब यहां केस खड़ा हो गया, क्या? मेरी कंपनी यानी कि सब्सिडी की नेटवर्थ 500 करोड़ से कम होने के कारण मेरी कंपनी ने जो भी अकाउंटिंग की है वो इंडियन गैप के हिसाब से की है। तुम्हारी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा होने के कारण तुम्हारी कंपनी की जो भी अकाउंटिंग है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है। अब अगर तुम्हारी और मेरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐड करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे तो समझ रहे हो क्या होगा? समझ रहे हो क्या होगा? गड़बड़। तो क्या करें? तो एमसीए ने कहा एक काम करते हैं, वैसे तो 1 अप्रैल 2016 से उन कंपनियों को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना चालू करना है जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन अगर किसी होल्डिंग कंपनी के ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हो गए हैं तो उसकी सब्सिडरी को भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करने पड़ेंगे। और अगर सब्सिडरी पे हो गए हैं और होल्डिंग पे नहीं हुए हैं तो उसे भी करने पड़ेंगे। और ऐसा क्यों किया गया? फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। करेक्ट है? मतलब हो सकता है कि किसी कंपनी को 1 अप्रैल 2016 से फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलो करने, सॉरी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ गए हैं जबकि उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा नहीं है। आई टेल यू, गेमन इंडिया लिमिटेड नेटवर्थ 2000 करोड़, दे आर अप्लाइंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। गेमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नेटवर्थ 150 करोड़, दे आर आल्सो अप्लाइंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। व्हाई? सब्सिडरी कंपनी है। समझ गए? तो ठीक है। सेकंड केस, सेकंड केस 1 अप्रैल 2017, मेरे ख्याल से 1 अप्रैल 2017 भी गया, मतलब आज की डेट पे 1 अप्रैल 16 वाला फेज भी आ चुका है, 1 अप्रैल 2017 वाला फेज भी आ चुका है। पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके 31 मार्च 17 वाले, और अगले आएंगे 31 मार्च 18 वाले। अब देखिए इन पे कब आया। इन्होंने कहा अगर आप लिस्टेड कंपनी हो, कौन हो बोलो? लिस्टेड कंपनी हो, और अगर आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है तो 1 अप्रैल 17। अगर आप लिस्टेड कंपनी हो और आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है तो 1 अप्रैल 16। अगर आप लिस्टेड कंपनी हो और आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है तो 1 अप्रैल 17। हमने कहा अनलिस्टेड है तो बोला अगर अनलिस्टेड हो और 500 करोड़ से ज्यादा है तो 1 अप्रैल 16। पर अगर अनलिस्टेड हो और 500 करोड़ से कम है पर 250 करोड़ से ज्यादा तो उस केस में 1 अप्रैल 17। मतलब ऐसी कोई भी अनलिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है उसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मतलब लिस्टेड कंपनी को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। 500 करोड़ से ज्यादा है तो 1 अप्रैल 16, 500 करोड़ से कम है तो 1 अप्रैल 17। पर अनलिस्टेड कंपनी है तो 500 करोड़ से ज्यादा है तो 1 अप्रैल 16, और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो 500 करोड़ से कम है पर 250 करोड़ से ज्यादा तो 1 अप्रैल 17, और 250 करोड़ से कम है नो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब जो लोग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे वो क्या फॉलो करेंगे? इंडियन गैप फॉलो करेंगे। एक और फेज बाद में बताया गया, एक और फेज बाद में बताया गया, वो था 1 अप्रैल 2018, वो आना अभी बाकी है। वो किसके लिए है? बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी के लिए। किसके लिए बोलो? बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। करेक्ट है? तो देखो जरा, पहला पॉइंट पढ़ने से पहले मुझे ही सुन लो जरा। एक बात बताओ, मेरे ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 अप्रैल 16 से हो रहा है अप्लाई, बात जानने का हक मुझे 1 अप्रैल 2016 को होना चाहिए या पहले से?
क्यों होना चाहिए पहले से? तैयारियां। तैयारियां। अगर अभी मान लो कि फॉर एग्जांपल 1 नवंबर को तुम्हारा पेपर है, 2 को है वैसे शायद, 2 को है ना फर्स्ट ग्रुप, मतलब पेपर तो है तुम्हारा, है नहीं वो अलग बात है, पर 2 को फर्स्ट ग्रुप का पेपर है आईसीआई का, करेक्ट है, आईपीसीसी का। डोंट टेक इट अदरवाइज, मैंने तो सीए एग्जाम के बारे में बात कर दी, तुम आईपीसीसी स्टूडेंट हो, मैंने 2 बोला, फाइनल होते 1 बोलता, करेक्ट है, जो भी है। चलो अब मान लो कि चलो 1 तारीख को पेपर है सीए फाइनल का, अब इंस्टीट्यूट का फोन आया तुम्हारे इसमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हो गए, क्या समझ आई मेरी बात, समझ में आ रही है? तुम्हारे को बोला गया कि तुम्हारे ऊपर अप्लाई नहीं है और तुम पेपर देने जा रहे थे, उससे 1 दिन पहले फोन आता है, बोला जाता है तुम्हारे सिलेबस में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गए, कल पेपर में क्वेश्चन आएगा, तुम बोलोगे बावड़ा समझ रखा है, तैयारी करने के लिए समय तो देते, तो इंस्टीट्यूट कहती दे दिया ना समझ जाओ, करेक्ट है। तो वैसे ही यहाँ पर भी कंपनी को अगर तुम बोलोगे कि कल से तुम्हें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, तो क्या कंपनी कर पाएगी? नहीं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो नेटवर्थ की बात हो रही है ना, 500 करोड़, 500 करोड़ से कम, 500 करोड़ से ज्यादा, वो नेटवर्थ देखी जाएगी 31 मार्च 2014 की। हेलो, कब की देखी जाएगी बोलो? 31 मार्च 2014 की नेटवर्थ देखी जाएगी। मतलब 31 मार्च 2014 को ही कंपनियों को पता पड़ गया था कि उनके ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे या नहीं, और अगर होंगे तो फिर कब से होंगे, करेक्ट है। तो ताकि उनको पहले से पता पड़ गया, तो उन्होंने क्या किया, अपना पूरा ईआरपी सिस्टम में चेंज लाना चालू कर दिया, क्योंकि ईआरपी सिस्टम को उसके लिए फिट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो भी हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम था वो काम करता था एग्जिस्टिंग गैप के हिसाब से, अब अकाउंटिंग नॉर्म्स चेंज होने के कारण वो चेंज करना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो अकाउंटेंट लोग काम करते हैं उनको इंडियन गैप की नॉलेज है, उन्हें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज देनी पड़ेगी, क्योंकि अकाउंटिंग तो वही करेंगे। अब अगर उन्हें इंडियन गैप आता है और अब अकाउंटिंग करनी है इंडियन एज के हिसाब से, तो उनके पास बेसिकली नॉलेज होना चाहिए। कंपनियों ने बड़े बड़े सेमिनार करवाए, बिग फोर ने करोड़ों रुपए लेके कंपनियों के एम्प्लॉइयों को ट्रेन किया, क्योंकि वो लोग तैयार होंगे उसके लिए, करेक्ट है। तो डेट कौन सी थी? 31 मार्च 2014, ठीक है। अगला पढ़ो, क्या लिखा है? इट इज अ रिलीफ दैट एन ओवरसीज सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर ऑफ एन इंडियन कंपनी is not required to prepare its standalone financial statement as per the Indian accounting standard। ये क्या पॉइंट है? पढ़ लो एक बार तुम हिंदी में, पढ़ लिया? क्या बोल रहा है ये? जैसे मान लो मैं इंडिया में हूं, मैं कहूं इंडिया में, तुम पाकिस्तान में हो और तुम मेरी सब्सिडरी हो, करेक्ट है। कोई और होता तो बात भी अलग थी, पर पाकिस्तान में तो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल ही नहीं सकते। अब एमसीए ने कहा है कि अगर होल्डिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई कर रही है तो सब्सिडी को करना पड़ेगा। मैंने अपनी सब्सिडरी को बोला तुम्हें भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे, वो बोले इंडिया का नाम आ गया, हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो हम कहेंगे हमारी एमसीए ने कहा है, बोला तुमको शायद पता नहीं कि तुम्हारी एमसीए का दायरा इंडिया की बॉर्डर के अंदर ही है, ये तुम पाकिस्तान में बात कर रहे हो, पाकिस्तान में पाकिस्तान का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, उसने हमें ऐसे कोई दिशा नहीं दी है। मतलब अगर मैं इंडिया में हूं और मेरी एक सब्सिडी आउट ऑफ इंडिया है, तो एमसीए उन्हें थोड़ी ना मैंडेटरी कर सकता है कि इंडियन एज फॉलो करे। नहीं आई बात समझ में? आ रही बात समझ में? तो बेसिकली एमसीए ने क्या कहा कि हमने जो वो बात कही थी ना कि अगर होल्डिंग के ऊपर अप्लाई है तो सब्सिडरी पे अप्लाई होगा, सब्सिडरी पे अप्लाई है तो होल्डिंग पे अप्लाई होगा, याद है? बराबर है। वो बात एप्लीकेबल नहीं होगी अगर होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप क्रॉस बॉर्डर है। क्यों? क्योंकि इंडिया की कंपनी के ऊपर एमसी अप्लाई होता है, पर आउट ऑफ इंडिया की कंपनी के ऊपर एमसी अप्लाई नहीं होता। आप उनको थोड़ी ना इंसिस्ट कर सकते हो कि आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। दे विल प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय फॉलोइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर लोकल लॉ, जो भी वहां का लॉ है उसको फॉलो करते हुए करेंगे, करेक्ट है। तो ये लिख रहा है कि ये रिलीफ है, रिलीफ नहीं है, हम कर ही नहीं सकते, नहीं यही बात समझ में। पर ऐसे केस में सीएस आपके लिए कमाई का ऑप्शन भी है और टेंशन भी है। कैसे? अब मैं इंडिया में हूं, मेरी इंडिया में होल्डिंग कंपनी है, मेरी सब्सिडरी कंपनी नेपाल में। अब नेपाल की सब्सिडरी कंपनी का कंसोलिडेशन तो करना पड़ेगा, पर इंडिया की कंपनी का, होल्डिंग कंपनी का जो अकाउंट्स है वो एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। नेपाल की कंपनी का जो अकाउंट्स है वो आईएफआरएस के हिसाब से, दे हैव अडॉप्टेड आईएफआरएस। अब प्रॉब्लम क्या है, मेरा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उनका आईएफआरएस,
तो पहले मुझे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड्राफ्ट करना पड़ेगा एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यही समझ में। फिर कंसोलिडेशन होगा, कोई बात नहीं, बिग फोर कहती है 5 लाख रुपए और ले लेंगे, कर देंगे, पर 5 लाख रुपए और ले लेंगे। तो ये जो प्रोविजन है इसके कारण से बेसिकली बिग फोर का रेवेन्यू बढ़ गया, सीधी सी बात। अगला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है मैं बता चुका हूं ये भी, कौन सा लिखा बोलो। इंश्योरेंस, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी शेल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। करेक्ट है, ठीक है। अगला पढ़ो, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है। कंपनीज लाइक टीसीएस, एचयूएल, रिलायंस इंडस्ट्री, इप्का लैब, एक्साइड लिमिटेड, गेमन इंडिया लिमिटेड एक्सेट्रा हैव स्टार्टेड अप्लाइंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इन्होंने ऑलरेडी अप्लाई करना चालू कर दिया। तो देख लो, अगर इनकी ऑडिटिंग पे जाओ तो इंडियन गैप का ज्ञान काम नहीं करेगा। तो अब तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए किसका, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। करेक्ट है। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन गैप एक ही बात है, नाम अलग है। हेलो, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन गैप एक ही बात है, नाम अलग है। अच्छा, नाम भी एक ही है पर बात अलग है। अबे जाग रहे हो तुम लोग। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज बीन डेवलप्ड बाय आईएफआरएस, IFRS B, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंडियन हु हैव डेवलप्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आई से है। अच्छा, मैंने ये सुना है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS एक ही है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS का इंडियन वर्जन है, अलग अलग है या सेम है? जैसे आईफोन अमेरिका वालों का भी आता है, इंडिया वालों का भी आता है, यू नो आता है ना, चाइना का अलग आता है और इंडिया का अलग आता है। तो वैसे ही IFRS अलग है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा अलग वर्जन है, या एक ही बात है? IFRS और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। क्या डिफरेंस है? IFRS हमारा है ही नहीं। IFRS को कौन डेवलप करता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। जबकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन डेवलप करता है? ICAI। अच्छा, इंडिया ने, मैंने सुना है, IFRS को अडॉप्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया? कन्वर्स किया है, बहुत अच्छा लगा सुन के। क्यों नहीं किया अडॉप्ट? इकोनॉमिक कंडीशन चेंज थी, और क्या था? लॉ का कॉन्ट्रावेंशन था। क्या सही है ये बात जो मैंने कहा? वो बिल्कुल सही है क्या? सच में कंफर्म? ठीक है। मैंने सुना है कि अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगा डाला तो 5 ऑब्जेक्टिव पूरा हो डाला। कौन सा? कौन सा है वो? हाँ, मैंने तो सुना है मेजरमेंट है। वो तो ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस बारे में गाइड करते हैं। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी होती है क्या? अच्छा, मतलब तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, मतलब ट्रांसपेरेंसी है, हाँ या ना? तो अगर तुम मूवी देखने के दौरान घर से फोन आता है और घर पे ये बताते हो कि क्लास में इसलिए अभी बात नहीं कर सकता या ती, तो ये ट्रांसपेरेंट है या नहीं है? ये हाँ है। तुमसे तो उम्मीद भी क्या की जाए। ये ट्रांसपेरेंट है? नहीं। तो बेसिकली इसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। अच्छा, मैंने सुना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो तो कंसिस्टेंसी का जीवन में नाम और निशान नहीं होता। अच्छा, होता है। अच्छा, मैंने सुना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो तो 2 और 2 से ज्यादा कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल हो जाते हैं। मैंने ये भी सुना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो तो कभी कभी एडिकेसी आती है। ओके, आई हैव हियर्ड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इज सेम, नाम अलग। प्रेजेंटेशन टॉक अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ एनी आइटम ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर, असेट, लायबिलिटी एंड बैलेंस शीट एंड P&L. डिस्क्लोजर टॉक अबाउट फुटनोट. Presentation is important or not important? Have I put any example for presentation? कि presentation से मायने बदलेंगे। presentation से EPS पे impact नहीं आएगा, presentation से ROE पे impact नहीं आएगा, presentation से ROC पे impact नहीं आएगा, पर interpretation पे impact आएगा, हाँ या ना? किससे? presentation से। अच्छा, recognition and measurement is the same thing. What is the recognition? हेलो, व्हाट इज रिकॉग्निशन? कौन सा ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड होगा, कहां डेबिट होगा, कहां क्रेडिट होगा। गवर्नमेंट से 50 लाख मिले, कहां डेबिट करूं, कहां क्रेडिट करूं, कौन बताएगा? AS12। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी बनाया है, कहां डिस्क्लोज करूं, कौन बताएगा? AS29।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सब बातें में हमें कौन बताएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड केवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्जाम में 20 मार्क के आते हैं, या किसी और कारण से इंपॉर्टेंट है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीएआई ने केवल और केवल सीए स्टूडेंट को परेशान करने के लिए बनाए हैं। क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड केवल सीए स्टूडेंट को परेशान करने के लिए बनाए हैं या यूजर की मदद करने के लिए? तो यूजर की मदद करो ना, हमारे जीवन में क्यों खून घोल रखा है? करेक्ट है क्या? तो यूजर को कैसे फायदा मिलता है? कैसे फायदा मिलता है? वो 5 बातें हो गई ना यार। अच्छा, इंडिया में मैंने सुना है 3 सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, आईएफआरएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन गैप। 2 है। अच्छा, आईएफआरएस और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके ओके ओके। अब चुप बैठना जरा, है ना? अब चुप बैठना। मैं बताया कौन हूं? मैं बता रहा हूं ना कौन हूं मैं हूं रत्नाकर बैंक लिमिटेड। मुंह बंद, मुंह बंद, सुन लो ना, आ जाएगी सुनाई। रत्नाकर बैंक लिमिटेड। एक तो इस क्लासरूम में आधा ध्यान तो इस तरफ होता है कि एसी बंद हो गया है यार, कि मैं निकलवा के सेल कर दूं। इससे तो पैसा आएगा, वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कौन सा स्टैंडर्ड बनाएगा? एक्चुअली ये भी नकली है। देखो चलो आता हूं, मेरी बात सुनो। हु एम आई पता है? रत्नाकर बैंक लिमिटेड सुना है नाम? कोई बात नहीं, कोई बात, अभी हमने प्रचार नहीं किया इसलिए नहीं सुना। मैं कौन हूं पता है? रत्नाकर बैंक लिमिटेड। ध्यान से सुनना और मुंह चुप रखना। मेरा ये लेजर जहां जाएगा ना, वही वाला मुंह खुलेगा। आई एम ए रत्नाकर बैंक लिमिटेड, यू नो। आई एम ए रत्नाकर बैंक लिमिटेड। नहीं, अभी नहीं कर रहे ये बात, इस बात पे थोड़ी देर बाद लौटेंगे, ठीक है? नहीं नहीं, टैलेंट तो अभी भी मिलेगा, ढूंढने की नजर होनी चाहिए। आई एम ए रत्नाकर बैंक लिमिटेड। द नेटवर्थ ऑफ माई बैंक लिमिटेड इज 2100 करोड़ सगुन के। 2100 करोड़, 21 रुपए नहीं बोला, करोड़, ठीक है? करोड़, ठीक है? एंड इट इज 31st March 2014 when my net worth is 2100 करोड़। नो एक्सप्रेशन। तुम ये मान लो कि तुम्हें सुनाई नहीं आ रहा है, तो सुनाई नहीं, कोई ऐसे कोई स्टाइल नहीं करनी है, कुछ नहीं, केवल आराम से बैठो। 2100 करोड़ इज नेट वर्थ ऑफ माय कंपनी ऑन 31st March 2014। माय कंसल्टेंट इज एडवाइजिंग मी, बट ऑब्वियस चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब is advising me to opt Indian accounting standard with effect from 1st April 2017. Move on. Net worth is 2100 crore on 31st March 2014. My consultant sahab is advising me to opt Indian accounting standard from 1st April 2017. Is that clear? But the chartered accountant of my company is saying कि there is a criteria कि if your net worth crosses 500 crore, then you have to apply Indian accounting standard from 1st April 2016. Is that clear? Is that clear? Hello, is that clear? पक्का? सुन तो लिया ना? पक्का? वापस से मैडम कैसे, बढ़िया? कल टेस्ट दिया था, क्या लग रहा है कितने मार्क्स आएंगे? चलो मार्क्स छोड़ो, डेट बताओ। डेट 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 मेरा कंसल्टेंट कह रहा है 1 अप्रैल 17, मेरा एम्प्लॉय कह रहा है 1 अप्रैल 16। एक अप्रैल 2000। मैंने कहीं पढ़ा है कि खुद में विश्वास करो तो कुछ भी हो सकता है। मेरे इस विश्वास ने पहले मुझे सीए बना दिया और उसके बाद ये टैलेंट मुझे देखने का मौका मिलता रहता है
तुम बिल्कुल सही हो, मेरी बात पे बिल्कुल मत जाना। और ये तो पगले हैं, तो वो तो तुम्हें मालूम ही है, यू नो। एक एक्सीडेंट ने उसके जीवन को थोड़ा तहस नहस कर दिया है। बट 1 अप्रैल 17 बोला ना तुमने? 16, हाँ 16, हाँ सही है। कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? हाँ मैडम। 1 अप्रैल 2000, विश्वास और इरादों की मजबूती एक व्यक्ति को कहीं भी पहुंचा सकती है। 1 अप्रैल 2016। क्या लगता है मैं हैट्रिक कर पाऊंगा? 1 अप्रैल 2016। इस बार भी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी को चूज करना पड़ेगा अगर हैट्रिक करनी है तो। और वो खिलाड़ी बनेगा कुशल। है नहीं, लेकिन तू बात कर रहा था, मैंने सुना। तूने बता दिया ना उसको? झूठ मत बोल बेटा। हैं? क्या बोल रहा है? क्या बोला? क्वेश्चन बता दूं? कान के नीचे पड़ेगा तेरे, क्वेश्चन बता दूं मतलब मान लू हैट्रिक हो गई, फिर से बताऊं? बता। इनवैलिड है तो वैसे, मुझे मालूम है देवर मेकिंग कन्वर्सेशन। हाँ वही जो इनने बोला, हाँ करेक्ट है। एक्चुअली उसमें एक पॉइंट और ऐड होगा, बस मैं तो वो सुनना चाहता हूँ, बाकी तो करेक्ट है। अगर 500 करोड़ के ऊपर आपने क्रॉस कर लिया है तो अनडाउटली आपका 1 अप्रैल 2016 ही है। एक पॉइंट और है, वो होल्डिंग सब्सिडरी वाला, दैट आई जस्ट वांट टू लिसन। हाँ मैडम। अरे बोलने दो ना यार। हाँ मैडम। अरे सुनने तो दो। ओके मैडम, समझ में आ गया मेरे कहाँ से आ रहा है जवाब। बाकी आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर मेकिंग माई हेड ट्रिक। देखा, अन्य से ही मैं क्वेश्चन से डिपार्चर कर रहा था। मैंने कहा टैलेंट ढूंढने की नजर चाहिए, टैलेंट तो कण कण में बसता है। जितने भी लोगों ने 1 अप्रैल 2016 बोला वो यहां पढ़े इंश्योरेंस, वो यहां पढ़े BANKING, बैंकिंग and non-banking financial company shall be required to apply Indian accounting standard with effect from 1 अप्रैल 2018। अब तुम बोलोगे सर फालतू में नेटवर्क की बात क्यों कर रहे थे? घुमाने के लिए। कोई भरोसा नहीं है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकती है ICAI। समझ रहे हो कि कब कब अप्लाई हो गया? तुम तो नेटवर्क के चक्कर में फंस गए और फंस गए। समझ गए? ये ध्यान आई ये बात। मैंने क्या नाम बोला था अपनी कंपनी का? रत्नाकर बैंक लिमिटेड। तुम्हें समझ नहीं आया मैं बैंक क्यों बना आज? चलो खैर, आ गई बात समझ में? बराबर है? तो अभी तक की बात समझ आती है? करेक्ट है? ठीक है, तो इंडिया में 2 सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड है, सबकी क्या अहमियत है ये बात भी समझ में आ गई। सभी सम्मानीय लोगों को ये पता है कि कौन कौन सी डेट पे क्या अप्लाई होगा। करेक्ट है? एक और बात याद आ गई मैडम। एक्चुअली क्या है ना, क्या है बोलो? अरे सुन तो लो, एक्चुअली क्या है। मेरी एक होल्डिंग कंपनी है। मैं कौन हूं मतलब? सब्सिडरी। सुनना सुनना, मैं सब्सिडरी हूं। मैं सब्सिडरी कंपनी हूं। और 1 अप्रैल नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ, 31 मार्च 2014 को मेरी कंपनी की नेटवर्थ थे 499 करोड़, 499 ओनली। ठीक है, 499 करोड़ ओनली। अभी क्या है, मेरी एक होल्डिंग कंपनी है। कौन है बोलो? होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी इज सिचुएटेड इन सिंगापुर।
and the net worth of that company is 2500 crore on 31st March 2014. होल्डिंग की नेटवर्थ 2500 करोड़ है 31 मार्च 14 को, और मेरी नेटवर्थ 499 करोड़ है. आई एम टॉकिंग फॉर माई सेल्फ. Am I required to follow Indian accounting standard as per you? No expression. No expressions. 1 अप्रैल 2017 से क्यों करना पड़ेगा? सब्सिडी कंपनी क्यों 2017 क्यों? कम है तो ऐसा कहां लिखा हुआ है कि सब्सिडरी को करना पड़ेगा 1 अप्रैल 17 से? सिक्सटीन से ही होगा. क्यों होगा? कंसोलिडेट करने के. और होल्डिंग पे क्या अप्लाई होगा? से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा. ओके. मैडम कैसे हो? बढ़िया. बता तो फिर क्या. चल क्वेश्चन तू बता. हर बार थोड़ी बताऊंगा मैं, बोलते नहीं होगा. किस पे? मेरे पे होल्डिंग पे. वैसे मैंने क्या पूछा कि मेरे ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे या नहीं होंगे? डिड आई मेंशन एनी डेट? ठीक है. हाँ बता. किस पे? मेरे पे या सब्सिडरी पे? सॉरी सब्सिडरी तो मैं ही हूँ. होल्डिंग पे क्यों? चलो ये तो मैंने मान लिया कि होल्डिंग कंपनी ओवरसीज है और उसके ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करने का हक एमसीए के पास नहीं है. गलती ऐसा तो गई. हाँ अब तो हुआ. मतलब सब्सिडरी की कोई कीमत ही नहीं है, उसका खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है. सब कुछ होल्डिंग ही डिफाइन करेगी कि वो अप्लाई करेगी कि नहीं करेगी. मतलब होल्डिंग ही बताएगी खाना खाना है कि नहीं खाना है. हाँ शेरू सॉरी. अरे हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया. ये तो बुरा माना है, इनका प्यार है पागल. हाँ बता. क्यों नहीं होगी? कौन? अच्छा होल्डिंग कंपनी. तो हम सब्सिडरी की बात कर रहे हैं. सब्सिडरी के बारे में क्या कहना है? आईएएस नहीं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. नहीं आईएएस का मतलब होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ओके. क्यों नहीं होगा? दोनों अपने आप में अलग अलग. सॉरी. तो कितने डाउट निकलते हो, कितने सारी सोच निकलती है ये भी बताओ. हाँ रिवांचल. क्यों? कारण? सब्सिडरी. हाँ सही बात है. एब्सोल्युटली ओके है. अनुज कैसा है? कुछ बताएगा आज? 1 जनवरी 2017. ये 1 जनवरी बोल रही है. तुम बताओ, तुम बताओ. 1 अप्रैल 2017. क्यों 16 क्यों नहीं?
सही बोल रही है? ये बोल रही है 1 अप्रैल 2017 से अप्लाई होगा सब्सिडरी कंपनी पे। सही बोल रही है? हाँ सही बोल रही है। अगर 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 1 अप्रैल 2016 पे उन पे अप्लाई होगा जिनकी नेटवर्थ 31 मार्च 2014 को 500 करोड़ से ज्यादा थी। जिनकी 500 करोड़ से कम है उनके ऊपर कब से अप्लाई होगा? 1 अप्रैल 2017 से। और वो लोग जो होल्डिंग सब्सिडरी को हमेशा होल्डिंग के साथ जोड़ के देख रहे हैं वो ये बात ध्यान रखे कि सब्सिडरी का भी अपना एक अस्तित्व है। होल्डिंग सब्सिडरी वाला केस तो वो है कि कंसोलिडेशन के पर्पज से अगर एक पे अप्लाई हो गया है तो दूसरे पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। सही है? हेलो, बराबर है? चलो, क्यों ला रहे हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? क्या फायदे हैं इंडिया को? मैंने क्या बताया था, क्या फायदा है वैसे? यू विल बी एबल टू एक्सेस क्या? हेलो, यू विल बी एबल टू एक्सेस क्या? इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट फॉर रेजिंग द फंड। हेलो, फॉर रेजिंग द फंड। तो देखो जरा क्या लिखा है, इंडियन एंटिटीज विल बी एबल टू इनिशिएट न्यू रिलेशनशिप विद इन्वेस्टर, कस्टमर एंड सप्लायर इंटरनेशनली। समझ गए? सेकंड पढ़ो, कंपनीज आर ऑल्सो इन अ रेस। एक्चुअली ये वाला पॉइंट तो ठीक है, डाल दिया है। वो ये बोल रहा है हर कंपनी अपनी इंटरनेशनल लेवल पर अस्तित्व बढ़ाने के लिए जल्दी जल्दी इंडियन रेस फॉलो करके बाहर गाँव जाना पसंद करेगी। वैसे ही जैसे नए नए मॉडल्स आते हैं मोबाइल के तो मैं पहले खरीदूंगा, वैसे वाला काम है। अरे यार, मेरा मतलब हर जगह वहां नहीं है। आगे बढ़ो, अगला। कन्वर्जेंस विद IFRS इम्प्रूव। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ो जरा क्या लिखा है, कौन समझाएगा मुझे? और पढ़ लो, मैं पूछूंगा, मेरी मर्जी से पूछूंगा मैं। पढ़ लिया? पढ़ लिया सबने? क्या होगा इससे? चलो, ये पढ़ा ना, इसके साथ साथ इसका ये वाला पढ़ो, थर्ड वाला। पढ़ लिया? क्या बोल रहा है? पढ़ लिया सबने? एक्चुअली वो क्या बोल रहा है पता है? हाँ बता। ठीक है, सही बोल रहा है। सिंपल सी बात, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, अगर मैं आपको एक मोबाइल फोन उसके बॉक्स में पैक करके चाइनीज लैंग्वेज में दे दूं, तो क्योंकि आपको उसके फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा, तो अगर आपसे कोई कहे कि इस मोबाइल फोन को परचेस करो, तो विल यू फाइंड मोर रिस्क? सिमिलरली वही मैं उसी मोबाइल फोन को अगर हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में उसके स्पेसिफिकेशन और फीचर दे दूं, तो क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, तो क्या रिस्क कम हो जाएगी? हाँ या ना? थर्ड पॉइंट इज सेइंग लाइक दैट। वो क्या कह रहा है, जब कंपनियां इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना चालू कर देगी, तो इससे पहली बात तो ये होगी क्योंकि 90% तो IFRS और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम है, और जब हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे
तो हम बेसिकली कार्व आउट के डिफरेंस को भी एडजस्ट करके देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या आईएफआरएस फॉलो होंगे तो पहले तो ट्रांसपेरेंसी और बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन गेप में काफी डिफरेंस है। मतलब अगर मैं इंडियन गेप जो हम पढ़ेंगे अभी और जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूं तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मोर ट्रांसपेरेंट, दे आर ब्रिंगिंग मोर ट्रांसपेरेंसी, वो ज्यादा बेहतर तरीके से सब्सटेंस ऑफ ट्रांजेक्शन को लेके आएंगे। तो थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जब कंपनियां इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना चालू कर देगी तो पहली बात तो उसकी लैंग्वेज सबको समझ आने लग जाएगी, दूसरी बात क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देगी, बेटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर देगी, तो इससे कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होगा उसकी रिस्क कम हो जाएगी। रिस्क कम होने का इंपैक्ट यह आएगा कि जब रिस्क कम होगी तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि जितना ज्यादा रिस्की वेंचर में आप पैसा लगाते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, और अगर रिस्क कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम हो जाएगी, जिसका इनडायरेक्टली बेनिफिट कंपनी की वैल्यू को बढ़ा देगा। नहीं आया में आ गया, तो रिस्क कम करेगा जिससे कंपनी की बोलो क्या बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। करेक्ट है, रिस्क कम होने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी और एक्सपेक्टेशन कम होने से क्या हो जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। करेक्ट है, आईएफआरएस कई महीनों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे, ज्यादा बेटर तरीके से प्रेजेंटेशन करवाएंगे, रिकॉग्निशन प्रिंसिपल ज्यादा अच्छे हैं, इस कारण से यहाँ के जो रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे दे विल बी ब्रिंगिंग मोर ट्रांसपेरेंसी एज कंपेयर टू इंडियन गैप। करेक्ट है, लास्ट वाला पॉइंट देखो, रिड्यूसिंग इंटरनेशनल डिफरेंसेस इन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बाय अप्लाइंग आईएफआरएस इन अ सेंस रिमूव अ क्रॉस बॉर्डर टेक ओवर एंड एक्विजिशन बाय इन्वेस्टर। अब अगर आप सभी लोग सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करोगे तो इससे इंटरनेशनल अमलगामेशन के नंबर भी बढ़ सकते हैं। करेक्ट है, आगे बढ़ो। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोले तो इंडियन गैप, सिंपल है, कौन अप्लाई करेगा इंडियन गैप, ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होंगे वो क्या अप्लाई करेगी, इंडियन गैप। कौन सी कंपनी बोलो, ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होंगे वो क्या अप्लाई करेंगे, इंडियन गैप। करेक्ट है, आगे बढ़ो। द कंपनीज अदर देन कंपनीज अप्लाइंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर द कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006। इसके अलावा कौन अप्लाई करेगा, अदर देन कंपनीज, सो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, ये सब क्या अप्लाई करेंगे, इंडियन गैप, क्योंकि अकाउंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव बीन नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट। करेक्ट है, प्रोविजन फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। एक बात सुनो, ऐसा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे कितनी मेहनत कर ले, कितनी ही ट्रांसपेरेंसी आ जाए, जब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कोई यूज नहीं है, जब तक कि कंपनी उसे अप्लाई ना करे। करेक्ट है, और क्या लिखा है उसके बारे में, फॉर कंपनीज एवरी कंपनी हैज टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन 133, अगर याद हो तो बताया था मैंने, सेक्शन 133 के तहत सारी कंपनियों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना कंपलसरी है ना। फिर देखो, इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर नॉट कंपाइल्ड विद कंपनी हैज टू डिस्क्लोज डेविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया है बताना पड़ेगा, आपने ऐसा क्यों किया है रीजन भी बताना पड़ेगा। इसके अलावा फाइनेंशियल इफेक्ट अराइजिंग फ्रॉम सच डेविएशन, अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया होता तो आपका प्रॉफिट क्या होता, अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया है तो आपका प्रॉफिट क्या है, मतलब आपके प्रॉफिट में कितना डेविएशन आया है ये भी आपको बताना पड़ेगा। इम्प्रिजमेंट ऑफ अप टू 1 year एंड फाइन फ्रॉम 50,000 रुपीज टू 5 लाख एंड बोथ from managing director, whole time director, CFO and any other officer, 1 साल तक की जेल, 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। लेकिन शायद ये तो कम बात है, मेन बात ये है कि अगर कंपनियां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस नहीं करेगी तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल नहीं माने जाएंगे, और जब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल नहीं माने जाएंगे तो कंपनी को कहीं से भी पैसा रेज करने में मुश्किल आएगी। जितनी भी बड़ी कंपनियां है ना वो इतना ध्यान देती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्योंकि उनके लिए उनकी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यस और नो, जब वो लोगों से पैसा मांगने जाएंगे तो वहां पर बहुत बड़ा खेल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। इसीलिए आप देख भी सकते हैं कि इन्होंने क्या बोला, अगर आपने एएस फॉलो नहीं किए ना तो भी आपको बताना पड़ेगा कि एएस फॉलो ना करने के कारण आपका प्रॉफिट कितना बढ़ के या कितना कम होके दिखाई दे रहा है।
क्योंकि माइट भी पॉसिबल कि आप एस इसलिए फॉलो नहीं कर रहे हो क्योंकि एस फॉलो करोगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम आएगी और एस फॉलो नहीं करोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा आएगी. So might be possible कि you are departing from the requirement of accounting standard because you want to report higher profit. तो अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या कहा, आपको बताना पड़ेगा कि अगर आपने एज फॉलो नहीं किया है तो उसका आपके प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, ताकि यूजर को क्लैरिटी मिल जाए कि अगर एज फॉलो करते हैं तो प्रॉफिट इतना होता, मतलब बढ़े हुए प्रॉफिट पे विश्वास नहीं करना है. करेक्ट है, बराबर है, क्या ये बात समझ में आती है? ये तो बात हो गई कंपनी के एंगल से. अब ये किसके लिए? ऑडिटर्स के एंगल से. ऑडिटर बोले तो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब. क्या लिखा है देखो जरा, बहुत बढ़िया नॉलेज है. ऑडिटर टू इंश्योर एंड रिपोर्ट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. है ना? इस पॉइंट के लिए मुझे ध्यान है मेरी फर्म में एक बंदे को 27 लाख रुपए मिलते थे, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. मैंने पहले भी बताई है शायद ये बात. यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, 27 साल की उम्र थी तब की बात कर रहा हूं मैं, अब तो पैकेज भी बढ़ गया होगा, उम्र भी बढ़ गई है. 27 साल की उम्र, 27 लाख का पैकेज था इस लाइन के लिए. उसका काम होता था ये करना कि क्या सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाइड है. जब वो हरी झंडी देता था तो ये हमारी फर्म की ऑडिट रिपोर्ट में लिखा हुआ आता था कि यस, कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर द इंडियन कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006. नॉन कंप्लाइंस पेनल्टी क्या होगी ये सुनो. अंडर सेक्शन 147 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक जा सकते हैं. इसके अलावा एक्शन बाय NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. करेक्ट है, ये तो खैर छोड़ दो, अभी है ही नहीं है. इसके अलावा एक्शन बाय ICAI, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. दिन रात की मेहनत, सुबह शाम क्लासेस, 5-6 साल का सफर, 6-6 महीने के बाद आने वाला अटेम्प्ट और रिजल्ट, आंखों में आने वाले आंसू, गालों पे आने वाली खुशियां, सब छिन सकती है एक ही बार में. डिग्री बड़ी मेहनत से आई, इंस्टीट्यूट बड़ी ईमानदारी से आसानी से उस पर लगा सकती है बैन. इसलिए बेहतर होगा कि इसके पालन को ध्यान रखे. करेक्ट है, तो कंपनीज के लिए भी मैंडेटरी है फॉलो करना, ऑडिटर के लिए भी मैंडेटरी है ये बताना कि कंपनी ने फॉलो किया है या फॉलो नहीं किया है. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करवाने का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब कर रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है कंपनी. पर ये दोनों किसके बेनिफिट के लिए किया जा रहा है? हेलो, किसके बेनिफिट के लिए किया जा रहा है? यूजर. क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने से 5 चीजों के ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे. आई होप सो कि ये बात अपने समझ आ गई है. हेलो, आई होप सो. ठीक है ना? तो इट वाज अ छोटा मोटा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्यों है, इसके कंप्लाइंस और ना कंप्लाइंस से क्या फर्क पड़ेगा, और आपको क्योंकि ये नॉलेज होना चाहिए कि कितने टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड है, इसके लिए हमने डिस्कस कर लिया कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन गैप. करेक्ट है. कल से हम एस चालू कर देंगे, है ना? एस का एक नंबर उठा के करना स्टार्ट कर देंगे. आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू.